अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ट्रस्ट मी, यकीन करें, सुबह सुबह चेहरे पे मुस्कुराहट लाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और इसके मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि पैसे भी नहीं लगते हैं और कोई एनर्जी भी ज़ाया नहीं होती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक मुस्कुराहट सुबह सवेरे अपने चेहरे पर रखें और ये मुस्कुराहट बिखेरते रहें, फिर आप देखें कि कितना पॉजिटिव महसूस करेंगे, कितना अच्छा आपका दिन गुजरेगा। अच्छा जनाब, आज सुबह मैं एक बड़ा खूबसूरत एक कोटेशन पढ़ रही थी, हज़रत अली की ये कोट थी, और मैंने सोचा कि मैं प्रोग्राम में लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ज़िंदगी की भागम दौड़ में हम बहुत सारे ऐसे कामों में मसरूफ़ होते हैं, हम बहुत सारे ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं जिसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं होता। तो हज़रत अली यहाँ पर फरमाते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो तुझे अपने फ़ायदे के लिए प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं या तेरे पीछे आते हैं। वाहिद तेरे रब की ज़ात है जो सिर्फ तेरे फ़ायदे के लिए तुझसे मोहब्बत करती है। और मेरे ख्याल से हम अपने रब के लिए ही शायद नमाज में सजदा नहीं करते, और हम शायद नमाज वगैरह नहीं पढ़ते, और हम कोई अपने अखलाक दुरुस्त नहीं करते, अपने रब के अहकामात को हम उस तरह नहीं मान पाते। बाकी अपने बॉस के साथ हम कितने स्वीट होते हैं, कितने नाइस होते हैं, सारे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे होते हैं। जो हमसे सीनियरिटी में आगे होता है हम कितने अच्छे होते हैं उसके साथ। तो जो जिसकी ज़ात आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, हम उसके ही अहकामात को फॉलो नहीं कर रहे होते, जिसमें दुनिया भी है, जिसमें आखिरत भी है, दिन का संवरना भी है, सालों का संवरना भी है, जिंदगी का संवरना भी है। बहरहाल ये तो थी एक छोटी सी बात जो मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपके साथ शेयर की। गौर इस पर आप जरूर कीजिएगा और मुस्कुराहट बिखेरना आज के दिन मत भूलिएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ख़बर आ रही है जनाब हमसाया मुल्क से, जहां पर किसान तहरीक के बारे में कौन नहीं जानता, बड़ी चर्चा है ख़बर में। और आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी है, जो मोदी सरकार है, उसको ऐसे ही जो है वो इंसानियत दुश्मन की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ नहीं कहा गया, और मोदी को कसाब का जो खिताब है वो ऐसे ही नहीं दे दिया गया। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा मोदी सरकार प्रोपेगेंडा दिखाई करती देती है, बल्कि अब अपने मुल्क के बासियों के लिए भी ज़मीन तंग करती हुई दिखाई दे रही है। और हम आपको बताएंगे किसान एहतजाज को तकरीबन जनाब 300 रोज़ गुजर चुके हैं, और इसके खिलाफ भारत में किसानों ने पहिया जाम हड़ताल भी की, जिसके बायस बहुत सारे किसानों पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया, जानी नुकसान भी हुआ। मुअम्मा जो है अब तक जो है सुलझा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ कनाडा से जो मेहमान मौजूद हैं जो इस मामले पर खासी गहरी नजर भी रखते हैं, उनसे तज्जिया लेंगे इस पूरी सूरत हाल और मामले पर। जनाब सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कनाडा में गुरमिंदर सिंह साहब, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। गुरमिंदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम में कहते हैं वेलकम सर जी। ये बताइएगा कि जो किसान तहरीक के दौरान जो इंसानी कत्ल किया गया है, रियासती जबर की इससे बुरी मिसाल और क्या होगी सर? नबीहा जी, पहले तो आपके सभी लिसनर को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बड़ी बात की है आपने। ये जो किसान आंदोलन है भारत में, आज तकरीबन 11 महीने से ऊपर इसको हो गए हैं जी। और जो किसान इस समय भारत में या किसी दुनिया के किसी कॉर्नर में हम बात करें तो उसको अन्नदाता बोला जाता है, जो लोगों का पेट भरता है खुद इतनी मेहनत करके, आज उसको खुद अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए वो सड़कों पे मतलब बुरी तरह से परेशान है, और तकरीबन 750 के करीब किसान अपनी जान से चले गए हैं। देखिए, ऐसा है कि सरकार जब आती है तो वो कुछ नए कानून लेके आई है, हालांकि इसमें कुछ ना कुछ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो राज्य, उनका भी योगदान है, उनकी जो इसमें पूरी मिली भुगत है केंद्र सरकार के साथ, वो भी जिम्मेवार हैं। जब ये कानून 3 नए आते हैं तो किसान को उसको अपनी फसल बेचने के लिए ये बोला गया कि आप अपने शहर के बाहर
दूर दूसरी शहर में भी जा सकते हैं या बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र साहब, सिर्फ यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग मजबूत जमहूरियत का दावेदार होने वाली जो मोदी सरकार है, अब उनके खिलाफ अमेरिका में भी समन जारी कर दिए गए हैं। तो ये मामला जो है वो कहीं पर ढका छुपा नहीं है, उसके बावजूद जो है वो जुल्म व तशद्दुद जारी है। सैकड़ों जो किसान हैं उनकी जान चली गई है इस पूरे एहतजाज में और मोदी सरकार के जुल्म व तशद्दुद के बायस। देखिए, सरकार ने जो 3 कानून लेके आए हैं, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको एक एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं कि वो रहेगी, थी, वो आगे के लिए भी रहेगी, वो हम आपको दे रहे हैं, इसका वादा करते हैं। तो किसानों को बोलते हैं कि आप जो ये आंदोलन है इसको छोड़ दें, बंद कर दें, हम आपके साथ बात करने को तैयार है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंट 3 दिन पहले, अभी आप सब लोग जानेंगे कि मार्केट में जो कपास है वो मार्केट में आ गई है। अब खेती जो लोग किसान जो कपास बीजते हैं तो अभी वो बेचने के लिए मार्केट में आए। जो गवर्नमेंट के अंदर की बोल रही है कि एमएसपी मार्केट में है, कपास का जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 5750 रुपीज डिक्लेयर किया हुआ है गवर्नमेंट ने। ये हरियाणा की बात है। तो जब वो किसान वहां पहुंचता है अपनी कपास बेचने के लिए, तो उसको जो एजेंसी है खरीदने वाली, उसकी प्राइस का जो देती है वो $2520 माफ करना। अच्छा गुरविंदर साहब, ये जो सारी सूरत हाल है इससे जो है हम तमाम लोग डेफिनेटली आगाह हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो क्या कुछ बेहतर है? इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्योंकि 300 दिन हो चुके हैं, एहतजाज, धरना, कत्लो गारत का सिलसिला जारी रहा और अभी भी जो है वो मुजाहिरे जो है वो हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि तहरीक दोबारा एक मरतबा फिर से जिंदा हुई है? हाँ, सूरत हाल तो वहाँ बिल्कुल भी बेहतर नहीं। देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो गर्मी थी, सर्दी आई और फिर पूरे जोर से गर्मी रही, बारिशें रही, तो अब फिर सर्दी का जो आने का समय हो गया। और हालात ये हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये भारत मोदी सरकार के जो इन्होंने वक्त अलग अलग तरीके थे उजाड़ने के किसानों के ऊपर, वो आजमाए गए, आग लगाई गई, आगजनी की गई और अपने गुंडों के तरफ किसानों को पीटने का काम किया गया। और इनका जो मीडिया है वहाँ का, उस मीडिया ने मेहनतकश इंसान को पता नहीं क्या क्या नाम देके उसको जलील किया गया। तो अभी फिर सर्दियां आ गई, हालात वही है जी। किसाने इतनी मौतें होने के बाद किसान अभी तक लड़ाई लड़ रहा है। अभी 3-4 जो राज्य है वहाँ इलेक्शन होनी है, किसान को भाग दौड़ करके। गुरविंदर साहब, जो मोदी सरकार है वो बात करती है कि मुल्क में ज़राई इस्लाहात की जा रही हैं, मगर ज़राई इस्लाहात के नाम पर किसानों से उनकी जो है वो ज़मीन भी छीनी जा रही है। आखिर मोदी जो हुकूमत है वो संजीदा मुज़ाकरात क्यों नहीं करती है किसानों से? देखिए, ये जो गवर्नमेंट है जी, बेसिकली इसके 2-3 जो बड़े सरमाएदार लोग हैं जिनके साथ मोदी सरकार के हाथ हैं, वो चाहती है कि उन सरमाएदारों के लिए काम करे। वैसे दुनिया पूरी तरह जाग गई है। अंबानी और अडानी को इन्होंने पोर्ट्स दिए हैं, एयरपोर्ट्स दिए हैं और ड्राई पोर्ट्स दिए हैं, और अंबानी जो है उसको इन्होंने रिफाइनरी दी है, और इसके अलावा जो दूसरा फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, उसके जो स्टोरेज का काम दिया गया है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये पूरा, आप जानेंगे कि एक वर्ल्ड में बड़ी रोड बन रही है, जैसे आपके चाइना की तरफ से एक सी पैक बन रहा है, उस तरफ से ये पूरे यूरेशिया को जोड़ने का इंतजाम हो रहा है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के हाथों बिक चुकी है और उन कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रही है। इसलिए ये परवाह नहीं कर रही कि इसमें किसान दब रहा है, छोटा मजदूर दब रहा है और छोटा बिजनेसमैन दब रहा है। लेकिन इन्होंने उनको अपना बिजनेस जो अपने कॉरपोरेट दोनों अंबानी और अडानी को देने का ठान लिया है। इसलिए जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस थे, जो अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेसेस थे, वो भी उनको भी बेचने का इंतजाम इन्होंने कर दिया है। काफी तो बेच दिए गए हैं। सवाए ये देखें कि बरादरी की अगर बात की जाए तो वहां से भी किसी किस्म की कोई मदद या कोई तहरीक में किसी तरह का कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुआ। अगर हालांकि भारत में किसान तहरीक का जिक्र किया जाए तो इसको एक नया ही रंग में पेश किया गया और ये भी कहा गया कि जो ये तहरीक है, जो किसान तहरीक है, ये पूरी दुनिया के किसानों की नुमाइंदा तहरीक है। ऐसा कुछ हुआ?
बिल्कुल हुआ जी। जब इनिशियली ये आंदोलन दिल्ली, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, तो क्योंकि खास करके अगर पंजाब की बात करेंगे, पंजाब की तहरीक में जो किसान हैं ज्यादातर वो सिख कम्युनिटी से हैं जी। और हरियाणा में भी काफी जो बड़ी तादाद है वो सिख कम्युनिटी है जो खेती बाड़ी करती है। तो इन्होंने उनको पूरी तरह से जलील किया। कहाँ कहाँ तक खालिस्तानी, कहाँ तक ये अतवादी, कहाँ तक ये मतलब देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, ऐसे ऐसे जलील दुनिया में अब पता ही चल गया कि उस मुल्क में मिनोरिटीज के ये जो सरकार है मिनोरिटीज के खिलाफ है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो या अदर मिनोरिटीज हो, वो किसी न किसी तरह। सिंह साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए, और आई होप सो कि जो मोदी हुकूमत है, जो कि अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेट कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं और होने का दावा करती है, वो इस तरह का जुल्म व तशद्दुद चाहे अकलियत हो चाहे उनके अपने लोग हों, उन पर अब करना बंद कर दे। वक्फे पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बेरोजगारी के हवाले से जो एक रिपोर्ट सामने आई है वो उस पर जरा थोड़ा सा तस्करा करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। लेते हैं एक ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनकी पॉपुलैरिटी पे जनाब किसी को शक नहीं है, पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है। पाकिस्तान में उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और बड़े बड़े दावे करते हैं और बहुत ही क्लियर विजन के साथ करते हैं, और नो डाउट उसके ऊपर वो काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और वादा खान साहब ने किया था और वो ये था कि मुल्क में जो नौजवान तबका है उनके लिए नौकरियाँ ही नौकरियाँ होंगी और 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी। अभी जो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये एक संगीन सूरत हाल है जनाब। ये हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने मुल्क भर में बेरोजगारी की बढ़ती हुई जो संगीन सूरत हाल है, जो शरह है, जो परसेंटेज है, वो शेयर की है। और नंबर मैं आपको बताती चलूं, ये रिपोर्ट इस बात की निशानदेही करती है कि मुल्क में 24% पढ़े लिखे अफराद हैं, जिनमें जो 40% हैं यानी कि जो 40% हैं ख़वातीन बेरोज़गार हैं। बाज़ लोग नौकरियां ना मिलने के बायस अपनी पढ़ाई ही कंटिन्यू करते रहते हैं, कोई एमफिल में दाखिला ले रहते हैं ताकि वक्त का ज़िया ना हो और पढ़ाई करते चलें, क्योंकि और कोई और ऑप्शन नॉर्मली होता नहीं है। अच्छा, अब जो अगली बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जब मैंने ये देखी और मुझे मेरी टीम में बताई गई तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, और आई एम श्योर कि आपके लिए भी बड़ी ये एक तशवीशनाक सूरत हाल होगी। जनाब, हाई कोर्ट में एक चपड़ासी की नौकरी आई जिसके लिए तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें खबर क्या है? खबर यह है कि जनाब अप्लाई करने वालों में एमफिल किए जाने वाले जो बच्चे हैं उनका भी एक बड़ा नंबर शामिल था। तो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इसी के ऊपर बात करेंगे। पीटीआई के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब, इनका ताल्लुक है नदीम कुरैशी साहब। सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू नियो पाकिस्तान। खुश आमदीद आपको कहते हैं। सर, ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये हुकूमत की कारकर्दगी पर आपको नहीं लगता कि सवालिया निशान है? खान साहब ने बड़े दावे भी किए थे कि बहुत सारी नौकरियां होंगी नौजवानों के लिए मुल्क में, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमको जिन बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है तो महंगाई के बाद बेरोजगारी है। बल्कि मैं समझता हूँ बेरोजगारी भी महंगाई की बहुत बड़ी वजह है। हमने देखना ये है कि गवर्नमेंट ने क्या मैयर दिए और क्या गवर्नमेंट मैयर्स डाले। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट ने एक ऐसी वबा जिसने पूरी दुनिया को बिला तफरीक रंग नस्ल के बिला तफरीक सरहदों के अपनी लपेट में लिया, और पाकिस्तान पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो ना आपसे पोशीदा है ना को मुझसे हिडन है। हमने पूरी तरह कोशिश की कि इस सारी सूरत के बावजूद नई अपॉर्चुनिटीज इस मुल्क में नौजवानों के लिए क्रिएट हो। 2 तरह से काम किया गया। एक तो ये कि जब तक प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन नहीं होगी, गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अकोमोडेट नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने दोनों जगहों पर अपनी एक्टिविटीज को लोगों के रोजगार के लिए ना सिर्फ ओपन किया, पिछले 12-15 साल मुख्तलिफ बैन्स लग रहे नई जॉब पर। मतलब हेल्थ सेक्टर में पंजाब में 1 लाख के करीब लोगों को भर्ती किया गया, जिसमें डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, नर्सेस थी। इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो बैंक्स थे वो सारे ओपन किए गए, और थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, थ्रू जो प्रॉपर चैनल्स हैं अकोमोडेशन के लोगों को जॉब के, वो सारे ओपन किए गए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एहसास
नौजवान प्रोग्राम के तहत स्किल्ड नौजवानों को एक और अपॉर्चुनिटी फराहम की कि वो आए। वो जो स्किल्ड नौजवान है, जिन्होंने डिफरेंट शोबों में मुख्तलिफ स्किल्ड ली हुई है, उन्होंने वो एजुकेटेड है, उनको ये ऑफर की गई कि वो आए और बिल्कुल सर्विस चार्जेस पर, नॉमिनल चार्जेस पर, मार्कअप पर नहीं, नॉमिनल सर्विस चार्जेस पर वो लोन्स ले, वो खुद भी काम करें और बाकी लोगों के लिए भी। सर आप समझते हैं कि अभी हमारे पाकिस्तान का जो नौजवान है, उनका जो एक सबसे जो बड़ा मसला है वो बेरोजगारी है? आप ये समझते हैं, आपकी हुकूमत ये समझती है, और उसके लिए क्या किया जा रहा है अभी फिल वक्त? 101% ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन देखिए, हमने देखना ये है कि क्या हम बतौर गवर्नमेंट वो मेजर्स ले रहे हैं या हमने इस इशू से पहले तही की है। ऐसा कतई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फोकस ही पाकिस्तान का नौजवान है। पाकिस्तान के नौजवान ने इमरान खान की पूरी स्ट्रगल में पार्ट प्ले किया और इमरान खान को एक लीडर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, पंजाब में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। हमने वो तमाम बैंस लिफ्ट किए हैं जॉब के, और अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारा अब अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2022 तक हम जो अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रहे हैं, सरकारी महकमों में भी जितने बैन है वो सब लिफ्ट कर रहे हैं और नए लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपने एक चीज का कंपैरिजन जरूर करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इस 3 साल दौर में कोई पॉलिटिकल पोस्टिंग नहीं की। ये नहीं किया कि मैंने एमपीएस को कोटे दे दिया गया माजी की तरह, जैसे पीआईए को तबाह किया गया, स्टील मिल को तबाह किया गया, पाकिस्तान रेलवे को तबाह किया गया, पीटीवी को तबाह किया गया। डिफरेंट नेशनल एसेट जो इदारे थे, इंस्टीट्यूट थे, वो नेशनल एसेट्स होते हैं। वहां पॉलिटिकल पोस्टिंग्स की गई, सियासी भर्तियां की गई। लोगों की इतनी बड़ी तादाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मौजूद है। चलिए नदीम साहब, हम ज्यादा माजी में हम नहीं जाते सर, हम ज्यादा पास में नहीं जाते। नो डाउट के जो भी पहले हुकूमतें रही उन्होंने जो भी डैमेज किया, लेकिन खान साहब का तो यही विजन था, यही वादा था कि वो नया पाकिस्तान देंगे, नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन ताहाल जो बेरोजगारी है वो एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। मुझे बताइए कि अभी आपकी हुकूमत को 2 साल बाकी है, इस पर क्या वर्क किया जा रहा है? कोई प्रॉपर लाहा अमल तय किया जा रहा है? कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि रोजगार के जो मौके हैं वो नौजवानों के लिए पैदा किए जा सकें? देखिए, मैं सबसे पहले तो समझता हूं कि हमने अब तो अपना आने वाले 2 सालों का जो बकाया 2 साल गवर्नमेंट के उसका क्वार्टरली शेड्यूल बनाया है, जिसमें हमने अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, लोगों के रोजगार के हवाले से और जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको फाइनलाइज करना है। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज है कि हमने हर तरह से एक तो नौजवानों को, स्किल्ड नौजवानों को डिफरेंट बैंक्स के थ्रू, एहसास प्रोग्राम के थ्रू हम उनको इंगेज कर रहे हैं अपने साथ, और आप उन नौजवानों को भी अपने प्रोग्राम में लाए। मैं आपको ऑफर करता हूँ वो नौजवान जो एहसास नौजवान प्रोग्राम से जिन्होंने लोन्स लिए पिछले 3 साल में, उनके बिजनेसेस रन हुए और उन्होंने ना सिर्फ वो लोन्स रिटर्न किए, ये नहीं किया कि गवर्नमेंट की तरफ से दी गई इस ऑफर को एक पॉलिटिकल बेनिफिट समझते हैं उसको खा पी जाए। लोगों ने ना सिर्फ वो लोन्स लिए बल्कि उनसे बेनिफिट लिए। अच्छा नदीम साहब, आपके पास कोई रिपोर्ट या कोई नंबर मौजूद है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकेंगे कि जो नौजवान कर्जा स्कीम है उससे कितने लोगों के जो कारोबार है वो कामयाब हुए? देखिए जी, मेरे पास 100% उसकी फिगर नहीं है, लेकिन मेरे पास ये रिपोर्ट्स जरूर है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रीपेमेंट बड़ी अच्छी हुई और नौजवानों को बगैर किसी पॉलिटिकल सिफारिश के ये लोन्स दिए गए। उनका जो बिजनेस प्लान था उसको देखकर उसके मुताबिक कैटेगरी की गई, और किसी एक जगह भी ये कंप्लेन नहीं है कि किसी ने उनसे कोई कमीशन मांगा या किसी पॉलिटिकल सिफारिश पे किसी नौजवान को उस पर एंटर किया गया। मेरे पास जो रिपोर्ट्स है 95% केसेस में लोगों का जो लोन रीपेमेंट है वो भी आइडियल है। यहाँ ये होता था कि गवर्नमेंट ने जब भी नौजवानों के लिए कोई स्कीम शुरू की तो उसमें एक तासुर ये होता था कि शायद किसी बेनिफिट के लिए है। तो मैं अगर आपको प्रोग्राम रखती है इस पर, और ये जरूरी है, आपके प्रोग्राम के बड़े व्यूअर्स हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे नौजवानों को शायद इस हवाले से अवेयरनेस ना हो, लेकिन हमारी एहसास टीम ने पूरी इस पे कैंपेन की है। हमने उस पे खवातीन को भी एंगेज किया, सिर्फ ना सिर्फ मेल नौजवान है, हमने खवातीन को भी और देहात की खवातीन को भी एंगेज किया। सर जो नंबर आ रहा है उसमें जो 40% खवातीन है वो बेरोजगार बताई जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास खवातीन को नौकरियां फराहम करने के लिए कोई जामे हिकमत अमली नहीं है। देखिए खवातीन तो जाहिर है हमारी पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि खवातीन को किसी भी शोबे से इग्नोर रखा जाए। खवातीन के लिए बाकायदा ऐसा मैंने आपको अर्ज की कि देहात की खातून जो सबसे ज्यादा
फिजिकल लेबर भी करती थी और डोमेस्टिक काम भी करती थी, उसको ज्यादा इसमें एंगेज किया गया है। इसी तरह से जो शहरी खवातीन है उनको भी इसका हिस्सा बनाया गया है। और जहां तक आपने बात की कि आपका प्लान क्या है, हम प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट कर रहे हैं और डिफरेंट पाकिस्तान के एग्रीमेंट्स हुई हैं इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल ठीक है नदीम साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी बात बिल्कुल बजा थी कि मुल्क के जो नौजवान हैं, जो हमारी जो यूथ है, उन्होंने एक लीडर को प्राइम मिनिस्टर की सीट तक पहुंचाया और नो डाउट उनकी जो सारी होप्स हैं, जो उम्मीदें हैं, वो भी अब उन्हीं से वाबस्ता हैं। चूंकि खान साहब ने वादा किया हुआ है मुल्क के नौजवानों को और हम उम्मीद करते हैं कि अभी हुकूमत के 2 साल बाकी हैं, तो कोई ना कोई लाहा अमल या हिकमत अमली अपनाई ज़रूर जाएगी जिसमें जो नौजवान तबके का जो सबसे जो बड़ा मसला है बेरोजगारी है, उसको केटर किया जाएगा। जनाब, वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में आगे क्या है उसके लिए तो जनाब आपको हमारे साथ स्टे ट्यून रहना पड़ेगा। साथ रहिए लाइव। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं इस सेगमेंट में आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। एक दौर में लोग जिस चीज़ का नाम भी अपनी ज़बान से नहीं लेते थे, आज उसको बतौर फैशन इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में इसका रुझान, नौजवान नस्ल में नशे का जो इस्तेमाल है या जिसकी लत है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और किस तरह से ये हमारे मुल्क के नौजवानों और बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर रहा है और उनको अंधेरे में धकेल रहा है। आज ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ अ सोशल वर्कर, फाउंटेन हाउस के साथ भी ये अटैच्ड है। आयशा इमरान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आयशा, वेलकम टू द शो। क्यों नशे के रुझान में इतना इजाफा हो चुका है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आई हैं और लोग इसको सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसकी ग्रेवनेस को अगर हम देखें कि क्या है, तो इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ रजिस्टर्ड ड्रग एडिक्ट्स मौजूद हैं। 1 करोड़। अब आप अगर फैमिली साइज देखें तो देहातों में ज़्यादा होता है। कि मैं कथा कलामी करी, लेकिन नंबर जो है वो कौन सी एज ग्रुप से ताल्लुक है? जी, ये 15 से 45 साल में सबसे ज़्यादा होता है। ओल्ड एज के भी होते हैं, इवन बच्चे भी होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ देम आर यंग। अब ये 1 करोड़ लोग जिनकी फैमिली का एक जो साइज़ है वो 6 पर में भी 6 से 7 होते हैं हमारी पाकिस्तानी फैमिली में लोग। तो अगर कोई एक ड्रग एडिक्ट है तो उस घर में हर शख्स उस प्रॉब्लम से मुतासिर है। अगर कोई बहन है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, बच्चे हैं तो पढ़ नहीं पा रहे, घर में हंगामा है, माँ बाप को डिसीज़ हो रही हैं, डायबिटीज़ हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो तमाम लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसको कतई तौर पर नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। अब इसका मतलब ये है कि 6 करोड़ से ज़ायद लोग इस मुल्क में इस बीमारी से मुतासिर हैं। अब 6 करोड़ से ज़ायद लोग का मतलब ये है कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ एक्चुअली सर्विंग जो सफरिंग विद दिस। डॉक्टर आयशा, चूँकि टाइम कम होगा, मैं चाहूँगी मैं क्विकली ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जान सकूँ क्यों लोग नशे की आदत में मुब्तला होते हैं, क्या रीज़न है? बिल्कुल, ये दिस इज़ बेसिकली अ बायोसाइकोसोशल स्पिरिचुअल डिजीज़, इसको समझना चाहिए। देखिए, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और एक क्रोनिक डिजीज़ है, यानी ये रहने वाली बीमारी है। अगर कभी कोई और एडिक्शन, अगर डिजीज़ हुई तो पेशेंट तो कहेगा कि ये तो डिजीज़ है, इसमें मेरा क्या कसूर है? जी, ये दुरुस्त बात है कि ये डिजीज़ है और इसमें बहुत सी चीज़ें वो कर रहा होता है, उसमें उसका कसूर नहीं होता। हमारी एक सोच है। अगर हमने हैसुल कौम देखें तो हम ये सोचते हैं, हम ये कहते हैं कि ये तुम बदमाश हो, हम कहते हैं कि तुम जो है कैरेक्टरलेस हो, नकारा हो, फेलियर हो, और हम ब्लेम गेम भी करते हैं। हम एक पेरेंट दूसरे पेरेंट से कहता है तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से है, तरबियत नहीं अच्छी हुई, फ़लाँ दोस्त की वजह से ऐसा हो गया, फ़लाँ कज़न की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि एक्चुअली उसको ये इलनेस जब हुई तो उसके बायो फैक्टर्स भी थे, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे, यू मे बी सफरिंग विद सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, या वो किसी ऐसी सफरिंग में से भी लेकर आ सकता है। आप ये भी कह रही हैं? डेफिनेटली जीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे
इसको आइडेंटिफाई आयशा जी कैसे करना है और किस स्टेज पे करना है, फैमिली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि मैं यंगस्टर्स के लिए बड़ा कंसर्न हूँ, क्योंकि वो देखिए ने ज़रा कम समझ भी होते हैं, तो पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो आइडेंटिफाई कर लें वक्त पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम इस बात पे पेरेंट्स ख़ास तौर पे तवज्जो रखें। देखिए, पुराने दौर में हमारे पास आसानी थी जब सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था, कि हम देखते थे कि जी बच्चों के साथी कौन हैं, इनके साथ जो पीयर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है, नेचुरली पीयर प्रेशर होता है। लेकिन अब हम बिल्कुल इस बात को मे बी उस लेवल पे जान नहीं पाते ड्यू टू सोशल मीडिया कि मेरा बच्चा किसके साथ बात कर रहा है, किससे चैट कर रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें 30% से ज़्यादा इंटरनेट एडिक्शन रिपोर्ट हो रहा है। इंटरनेट एडिक्शन की वजह से एडिक्शन यानी कि अच्छा, अब कहाँ आपका वापस आते हैं आपके सवाल पे, तो कहाँ हमें पता चले कि ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है, वो ये है कि जब उसकी सोशल लाइफ और उसकी अपनी हेल्थ, उसकी लाइफस्टाइल पे उसके बुरे असरात होना शुरू हो जाएं। जैसे हमारे पास कुछ दिन हुए एक बच्चा आया है जो 24 में से 20 घंटे गेमिंग खेलता है, और ही इज़ सो पोजेस्ड विद गेमिंग कि उसके जो घर वाले हैं वो कहते हैं वो खाता नहीं है, वो पीता नहीं है, एंड ही कीप्स ऑन डूइंग, ही कांट कंट्रोल हिमसेल्फ। मतलब ये जो कंट्रोल लूज़ करना है, या वो अपने दोस्तों के साथ भी नहीं मिल रहा है, वो पेरेंट्स से भी बात नहीं कर रहा है, और वो एक ही काम कर रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज़ अलार्मिंग एंड दिस इज़ द पॉइंट यू रियली हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। ऑल्दो कि मैं समझती हूँ प्रिवेंशन इससे बहुत पहले होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे आयशा सर, यहाँ पे बहुत पेरेंट्स जो हैं वो जब उस बीमारी को समझ पे जाते हैं, आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ बड़ा शेम समझा जाता है बच्चे की बीमारी को ट्रीट करना। जैसे कि आपने लफ्ज़ डिजीज यूज़ किया, एडिक्शन यूज़ नहीं किया, सो उस डिजीज को ट्रीट नहीं किया जाता, उसको ओपन रखा जाता है। रिहैब भिजवाने का कॉन्सेप्ट इतना बुरा समझा जाता है, और आप अपने बच्चे की जिंदगी दांव पे लगा रहे होते हैं। ये स्टेप ना लेकर आयशा जी, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत खूबसूरत आपने बात की। देखिए, 5-6 चीज़ें हैं जो हम एज ए सोसाइटी, एज ए पेरेंट, एज ए फैमिली हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात, हम इसको डिजीज़ ना समझें और कुछ और समझें, हम इसको बदमाशी है जैसे हमने कहा। या दूसरी बात ये है कि हम ये समझें कि शायद कोई तावीज़ हो गया था, कोई जिन आ गया था, कोई मेरे बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या ये कि इसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दो, ये ठीक हो जाएगा। मतलब ये भी एक एटीट्यूड है कि इसकी शादी कर दी जाए। तो हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चियों के हाथ में मेहंदी लगी हुई है और अभी 2-3 मंथ्स हुए शादी को, कि पेरेंट्स ने कहा था कि हम इनकी शादी कर देंगे तो ये बच्ची ठीक हो जाएगी। तो जब उसके ऊपर जो शादी है वो इटसेल्फ एक प्रेशर है, और जब वो प्रेशर उसके ऊपर आया तो इवन कोलैप्स हो गई, और उसके बाद ससुराल ने उसको यहाँ पे दाखिल करवाया और चले गए। बट मेनली ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि समझें, ये तरबियत लेने की ज़रूरत है कि जब ऐसा मसला आ जाए तो क्या किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं प्रिवेंशन पे थोड़ी बात पहले करना चाह रही थी। देखें, फैमिलीज़ डिस्टॉर्टेड हो रही हैं, डिसफंक्शनल हो रही हैं, जो सबसे ख़तरनाक अलमिया है इस वक्त पाकिस्तान का। फैमिलीज़ में एक दूसरे से राब्ता नहीं है, 3 लोग हैं, एक ही बेड पे बैठे हैं, अपने अपने मोबाइल में गुम हैं, इंटरेक्ट नहीं करते। हमारी फैमिली में फ्रेंडशिप्स नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम फ्रेंडशिप को डेवलप करें, शेयरिंग को डेवलप करें, दोस्ती करें अपने बच्चों के साथ, उनके साथ उनकी चीज़ें शेयर करें। देखिए, जितने ज़्यादा आयशा जी, बड़े दुख के साथ कि हमने अपने बच्चों को दुनिया की हर आसाइश तो मुयस्सर कर दी है, लेकिन हमने उनको अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि व्हाट दे एक्चुअली वांट। हमने उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड नहीं किया। उनके पास फ़ोन भी है, टैबलेट भी है, आईपैड भी है, अच्छे महंगे कपड़े भी हैं, अच्छी स्कूलिंग भी है, लेकिन पेरेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपना टाइम अपने बच्चों को दे सके। तो बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम एक दूसरे को वक्त दें। और एक बहुत बड़ी गलती वो है सिंपैथी। देखें, कभी भी हमदर्दी किसी का इलाज नहीं होता। ये हमारी जो इमोशनल अटैचमेंट होती है आपस में, कि हाय मेरा बच्चा बेचारा ऐसा, हाय मेरा बच्चा बेचारा, माँ को वो एक्सप्लॉइट करता है या वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। देखिए, एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। व्हाट एम्पैथी इज़ साथ चलने का कॉन्सेप्ट है, ना आगे ना पीछे। साथ चलने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बीमारी में भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी ठीक होने में भी तुम्हारे साथ हूँ। तो जो सपोर्ट, जो थपकी, जो कॉन्फिडेंस,
घर वालों को देने की ज़रूरत है, उसमें एम्पैथी को लर्न करना चाहिए। सिंपैथी को नहीं, अगर सिंपैथी होगी तो जो सिंपैथी होगी, जो पेशेंट है या जो विक्टिम है वो अपने आप को उससे एक्सप्लॉइट भी कर सकता है उस चीज़ से। अच्छा, हम यहाँ पे एक और बड़ा ख़ास नुक्ता उठाना चाहेंगे, वो ख़वातीन जिनकी गोद में या जिनके पेट में बच्चा होता है, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं और वो एडिक्टिव होती हैं किसी भी नशे की और एक नई ज़िंदगी को जन्म देने जा रही होती हैं, कितना ख़तरनाक है उस आने वाली ज़िंदगी के लिए। बिल्कुल, ये बेहद ख़तरनाक है और मैं आई विल रेफर टू दैट 1 करोड़ रजिस्टर्ड ड्रग एडिक्ट्स। अब उनके जितने बच्चे होंगे वो ख़तरे में होंगे अनटिल और अनलेस के उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना दी जाए। तो इसका मतलब ये कि ये नंबर इज़ गोइंग टू इंक्रीज वेरी रैपिडली। देखिए, ये क्रॉनिक इलनेस है, ये 1 करोड़ जो एडिक्ट्स हैं, ये सारी ज़िंदगी इस एक वॉरियर की तरह इस बीमारी से लड़ेंगे। उसमें जितनी ज़्यादा, अगर मैं आपको इसकी रिकवरी की बात करूं तो दिस इज़ अ ट्रायंगल, जिसमें खुद शख्स जो इसमें मुब्तला है वो स्ट्रगल करता है, दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या ड्रग जो एडिक्शन प्रोफेशनल्स हैं उनकी मदद मुसलसल साथ होना, उनके साथ कांटेक्ट में रहना, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन को हासिल करना या एनए मीटिंग्स में जाना, जो कम्युनिटी की सपोर्ट में रहना। और तीसरे लेवल पे है सोसाइटी एंड फैमिली कि वो कितना अच्छा आपके साथ बिहेव करती है। अगर ये तीनों कॉर्नर इंटैक्ट हैं ऑफ दिस ट्रायंगल तो रिकवरी मुमकिन है, उसका सोबर ज़िंदगी गुजारना, एक सोशली इंटैक्ट ज़िंदगी गुजारना, उसका उस शेम और गिल्ट में से निकलना शायद मुमकिन है। वरना अदरवाइज़ अगर इनमें से कोई भी कॉर्नर मिसिंग है, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ले रहे, फैमिली साथ नहीं है, तो या उस इंडिविजुअल की अपनी उसमें एफर्ट शामिल नहीं है, तो ये जो क्योर है या ये जो एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी है, खूबसूरत ज़िंदगी है, उसका ख्वाब जो है वो अधूरा रहता है। अच्छा आयशा जी, बताएगा कि ज़्यादातर जो रीज़न है वो क्या दिखाई देते हैं फाउंटेन हाउस में जितने लोग आते हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशन से गुजरे हैं, वो क्यों नशे के एडिक्ट होते हैं? जी बिल्कुल, मैं ज़्यादातर तो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा, अगर यंग की बात करें आप, अच्छा, तो पीयर प्रेशर में देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एनवायरनमेंट कैसे। इस वक्त कोई 17 के करीब यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो ड्रग फ्री हैं, स्मोक फ्री हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एनवायरनमेंट पे काम करें, क्योंकि पीयर प्रेशर इज़ वन ऑफ द वेरी। दूसरी जो है फैक्टर, वो फैमिली के अंदर किसी और का इसमें मुब्तला होना है, जो जेनेटिक है। एक और फैक्टर जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमने सोल्यूशन सीखे नहीं। ब्रेकअप हुआ किसी लड़की से, हमने सोचा जी ड्रग। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जब मेरे बचपन का दौर था, जब मैं स्कूल गोइंग थी, तो एक मैगज़ीन आया करता था, मुझे बड़ी अच्छे से याद है, शायद अब नाम चले ले देते हैं, तालीम और तरबियत। और जो मेरी एज ग्रुप में फॉल करते हैं उन सबको बड़ी अच्छे तरीके से पता होगा कि तालीम और तरबियत एक मैगज़ीन का नाम था। तो तालीम और तरबियत जो है वो हमेशा साथ साथ कनेक्टेड रहती है। अगर आज के दौर की बात की जाए तो जो माँ बाप हैं, जो वालिदैन हैं, वो बच्चों की जो तालीमी तकाज़े या जो ज़रूरियात हैं उनको तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन तरबियत के मामले में बच्चे और वालिदैन दोनों किसी कश्मकश का शिकार दे रहे हैं। जब बचपन में, हमारे बचपन में पूछा जाता था कि बेटा आपका हीरो कौन है, तो हम हमारे प्रॉफिट का नाम लिया करते थे, मैं अपने फादर का नाम लिया करती थी, मैं अपनी मदर का नाम लिया करती थी। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो आपको बताएंगे कि उसका हीरो स्पाइडरमैन है, उसका हीरो रोमा इंडियाना है, उसका हीरो डोरेमोन है। तो ये कितने जो है वो आज के वक्त में चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। बचपन में हमें मॉरल लेसन जो स्टोरीज थी उस तरह से सुनाई जाती थी कि भाई झूठ नहीं बोलना, इत्तेफाक में बरकत है, और हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री की जो स्टोरीज हैं वो हमें बताई जाती थी। नो डाउट आज भी ये सारी कहानियाँ, ये सारी रिलीजियस हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, लेकिन शायद हम अपने बच्चों को वो कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, इस टॉपिक पर, उन्वान पर बात करने के लिए जनाब साहिल अदीम साहब मौजूद हैं। ही इज रियली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और बड़ी ज़बरदस्त डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं। साहिल, वार्म वेलकम टू आवर शो इन न्यू पाकिस्तान। मुझे बताइएगा कि बच्चों के हीरोज होना क्यों ज़रूरी है? बच्चों के नहीं, बड़ों के भी होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने जो डिज़ाइन बनाया ना हमारी केमिस्ट्री का, अगर आप वो केमिस्ट्री को थोड़ा सा भी गहरी नज़र से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी केमिस्ट्री खुद हीरो ढूंढ रही होती है। नहीं मिलता तो बनाना शुरू कर देती है। वो इमेजिनरी होता है या फिर अल्लाह की तरफ से गिफ्ट हो तो कोई करीब का, कोई माँ बाप या कोई ऐसा रियल
ह्यूमन बीइंग जो कि वो वाला काम कर रहा होता है, जो कि आपके अंदर की आवाज़ होती है उसको पूरा करता है, जिसको कैरेक्टर कहते हैं, वर्चूज़ कहते हैं। ये तो अल्लाह ताला ने मेरे और आप दोनों के बीच, अब दुनिया के हर इंसान में कॉमन बनाए हुए हैं कि जो वाले वर्चूज़ जो कि हमारी फितरा में है, वो जो प्रैक्टिस करता है तो हम अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। सो इट्स नॉट दैट वी कोई एक्सटर्नल डिमांड नहीं है, इंटरनल डिमांड है, कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, एक नेचुरल केमिकल डिमांड है इंसान की कि वो हीरो जो है ना हर वक्त ढूंढता रहे। हर इंसान हर वक्त हीरो ढूंढ रहा है। आप वो नोट करेंगे कि दुनिया में कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो किसी न किसी बंदे की या दूसरे की मिमिक्री करता करता बड़ा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हमारा केमिस्ट्री खुद डिज़ाइन करती है कि वी नीड सम हीरो, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी की तलाश हर वक्त रहती है। अब वो कोई ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फिट हो जाता है, कोई थोड़ी चीज़ों में फिट होता है। सुबह कोई ना कोई हम किसी न किसी को कर लेते हैं, और कोई असली बंदा नहीं मिलता तो फिर हम कार्टून कैरेक्टर बना लेते हैं उसका, कि भाई किसी को रिप्रेजेंटेशन तो दो, सिंबलाइज करो उस चीज़ को जो मेरे अंदर की डिमांड है। दिस इज व्हाई एवरीवन यू नो हैज अ हीरो। मतलब कोई तुक्का तो नहीं लगता ना, हर इंसान का कोई ना कोई हीरो होता है। कोई और चीज़ इतनी कॉमन नहीं है जितना ये दिस वर्ड रोल मॉडल या हीरो। सो ये हमारी इंटरनल केमिस्ट्री है जो अल्लाह ताला ने बनाई है। साहिल, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों और बड़ों दोनों को हीरो की ज़रूरत होती है, तो मॉरल कहानियाँ भी मौजूद हैं, हीरोज़ भी मौजूद हैं, लेकिन फिर हमारे बच्चे क्या कहीं और मसरूफ़ हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली पता, हर इंसान उधर ही मसरूफ़ है जिधर बच्चे मसरूफ़ हैं। हम ना बच्चों की तरफ देखते हैं तो हमें चूँकि वो बाहर से नज़र आ रहे होते हैं तो हम समझते हैं इधर इशू है। असल में इशू हमारे अंदर है। मतलब एवरीबडी हैज़ द सेम केमिस्ट्री। मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि असल में इट्स नॉट कि हीरो क्यों बनाना है। आपको ये तब पता चलेगा, इसका जवाब आपको पता चलेगा हीरो करता क्या है एक इंसान के साथ। जब आपको ये पता चलेगा हीरो करता क्या है, तब आपको पता चलेगा कि कितनी ज़रूरी चीज़ थी कि सही हीरोज़ का इंतखाब किया जाए। वरना ये मैंने आपसे कहा ना, हमारी इंटरनल डिमांड, अगर सही हीरो नहीं बनाएंगे तो गलत हीरो इंसान खुद ही बना लेगा। क्योंकि जो रेला चल रहा होता है उसके अंदर जो टॉप पे होता है हम उसको हीरो बना लेते हैं। बिकॉज जो सब कर रहे हैं, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग जो बच्चा है वो ये नहीं फैसला कर सकता ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वो जो सब कर रहे हैं वो नेचुरल सब एक प्रेशर होता है इंसान पे कि सही कर रहे होंगे। लेकिन हमें तो रिलीजियसली भी पता है, अब साइंटिफिकली भी पता है और फिलोसॉफिकली भी पता है कि जो इंटरनल कॉलिंग को की आवाज़ के सवालों का जवाब देता है वही सही हीरो होता है। अल्लाह ताला ने जो फितरा बनाई है ना, अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा ना कि मैंने तुझे अपनी फितरत पे बनाया है, तेरे अंदर से वही सवाल उठेंगे। मतलब पूरे के पूरी बनी नौ इंसानी में शुरू से वही सवाल उठते आ रहे हैं। तो इसलिए इस ना कि ओ मैं मुसलमान हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ, आप इससे बेहतर हीरो ला के दिखाएं जो मेरा नबी है। वो अंदर की उस फितरा को सारे के सारे सवालों के जवाब दे रहा है अल्लाह मोहम्मद। सो व्हाट आई एम गोइंग टू कीप एम्फसाइजिंग कि जब वो वाले कैरेक्टर बिल्डिंग बच्चों में नहीं होगी कि जो वो वाले वर्च्यूज की है, जो अंदर के फितरा की आवाज़ देते हैं, एम्पैथी होती है उसके अंदर सेंस ऑफ जस्टिस होता है, उसके अंदर करेज टू प्रैक्टिस दिस वर्च्यूज होता है, उसके अंदर हर वक्त सच बोलने की एक जुर्रत होती है जो कि उसी करेज के ऊपर बैठती है आके। तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये इतना अट्रैक्टिव क्यों है। आप किसी भी एक 2 नंबर बंदे को जितना मर्जी मेकअप करा के बिठा दें और एक वर्चुअस बंदे को जिस मर्जी हुलिये में बिठा दें, कुछ दिनों के अंदर अंदर पूरा का पूरा रेला उस वर्चुअस बंदे के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है अंदर की कोई केमिस्ट्री, उसकी डिमांड है। It doesn't really matter what he looks like, what he acts like, वो जो जिस तरीके से अपना किरदार शो कर रहा है और जो असली में कौन वर्च्यूज का जो किरदार इस पे मबनी है वो शो कर रहा है, तब होगा ऐसे काम। अब कैरेक्टर बिल्डिंग तो है नहीं हमारे बच्चों के अंदर। हम आपको तो पता है स्कूल में क्या कैरेक्टर बिल्डिंग। हम बिल्कुल, मुझे ऐसा कई दफ़ा लगता है जब मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ, यू माइट डिसएग्री, कि शायद हम 2 एक्सट्रीम पर हैं, मॉडरेट नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से सख्ती दिखाई जाती है कि बिल्कुल जो है वो टेक्नोलॉजी को नहीं इस्तेमाल करना, या फिर दूसरी साइड पे हर चीज़ के लिए आज़ाद कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, बीच में बैलेंस इख्तियार नहीं किया जा रहा। तो अब टेक्नोलॉजी तो है, नई नई चीज़ें तो है, जिद्दत तो आ गई है, वक्त के तकाज़े भी बदल गए हैं, तो इसमें रहते हुए हम टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, या पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी तो एक इंटरफेस है। रोल मॉडलिंग और हीरो जो है ना वो कहीं से भी मिल रहे हैं उनको। मैं आपको फिर बता दूं, टेक्नोलॉजी आपको इस केमिस्ट्री से ज़रा सा दूर करेगी, बिकॉज इंसान को फिजिकल इन 5 सेंसेस के अंदर वो एक्सपीरियंशियल डायग्राम जो उसको महसूस कर सके ना, तो एक फिजिकल इंसान जब कोई हरकत करता है ना, उससे ज़्यादा मैंने कितनी किताबें पढ़ी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी अगले 30 सेकेंड में। मैं जब तक आपके सामने ये वाक़या नहीं होगा ना, तब तक वो वाला प्रेशर आपकी केमिस्ट्री को चेंज नहीं करेगा कि जो वर्च्यूज़ को क्रिएट करते हैं। अब मेरे ध्यान में ना एक सेकंड में आपने रोल मॉडल बोला है तो 8-10 ऐसे बंदे नजर आए हैं जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ एक काम करते रहे। मैं आपको एक रीसेंट वाक़या सुनाता हूँ। मैं जोंग टेलीकॉम में था, तो जब ये
5 सिमों का बैन लगा है ना पाकिस्तान में, पहले नहीं था, पहले 10-10, 12-12 सिमें रख सकते थे हम। तो जब 5 सिमों का बैन लगा तो मेरी कंपनी के CEO ने हमें हमारी मीटिंग कॉल की, अपने टॉप के जो इनर सर्कल की मीटिंग कॉल की, डिसीजन मेकर्स की, और उन्होंने CEO ने कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ा मसला है, जोंग टेलीकॉम तो डूब जाएगी, क्योंकि हम तो लास्ट कंपनी थे उस वक्त। तो CEO ने अपने सर्कल में स्टार्ट किया, तो हमारे रेगुलेटरी के जो चीफ थे उन्होंने कहा मैं PTA का ये जो मेमो आया है इसको मैं ज़रा बातचीत करता हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाई ही वाज द चीफ ऑफ रेगुलेटरी, तो इसको मैं 6-8 महीने तक डिले करा दूंगा, आपसे मैं बेचें जितनी बेचते हैं। फिर CEO ने मेरे सेल्स के हेड से पूछा कि कितने का नुकसान है, तो उसने कहा अरबों का नुकसान है, हम तो डूब गए हैं, बिकॉज हम तो सर्वाइव ही दूसरी सिम तीसरी सिम के तौर पर कर रहे हैं। तो रेगुलेटरी के चीफ ने कहा कि भैया आप फिक्र नहीं करें, आप 6 महीने तक बेचें। करते करते मेरी तक बारी आनी थी, मैं CEO के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर बैठा था, मेरे CEO उधर बैठे हुए थे। अब करते करते जो जहाँ पे मेरे साथ हर एक पे प्रेशर था, नौकरी लाइन पे लगी होती है, जो बड़े बूढ़े कह रहे हैं बस आप वही करने होता है, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट नहीं करते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द मनी। नाउ अंडरस्टैंड हाउ हीरोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कैरेक्टर इन अदर पीपल, करेज कैसे देते हैं। अब मेरे अंदर कोई करेज नहीं थी उस मीटिंग में, आपको मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ जो आखिरी मेरे जहन में आई है। हाँ। जब वो बात मेरे साथ पहले भाई साहब तक पहुंची, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे, उबैद सलीम साहब माय कॉलीग, स्टिल इन आई थिंक टेलीकॉम, नॉट इन जोंग एनीमोर। तो उन्होंने जब वो मेमो पढ़ी तो उन्होंने कहा कि सर PTA ने तो कहा है इफेक्टिव इमीडिएटली, आप ये 6 महीने की सिमें बेचने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो रेगुलेटरी के चीफ बहुत सीनियर थे, बहुत सीनियर हमारे, आई मीन ही इज वन ऑफ द मोस्ट, ही इज लाइक अ फादर ऑफ टेलीकॉम टू मी, एंड ही सेड उबैद बेटा बातें ना करो इस वक्त, तो ज़्यादा आपको नहीं पता, ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए हमने, ऐसे ही काम होता है इधर। तो उबैद सलीम ने फिर इसी तरीके से मेमो खड़े हो गए, आंखों से आंसू जा रहे थे, इतना प्रेशर होता है कि he said and I cannot forget this statement of his, he said but sir my father never raised a thief, मैं तो ये काम तो चोरी और फ्रॉड में आता है, मैं तो इसके ऊपर साइन नहीं करने वाला। आप यकीन नहीं करेंगे ना भैया, जैसे ही उस बंदे ने ये बात की अचानक मेरी केमिस्ट्री बदल गई कि हाँ सब कुछ गलत तो हो रहा है, हर एक को पता था गलत हो रहा है, मगर वो करेज जो होती है ना उसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो खड़ा हो जाए, जो गंगा के उल्टी तरफ खड़ा हो जाए कि भाव जितना मर्जी तेज हो, सॉरी मैं मेरी जो वर्चूज कैरेक्टर बिल्ड किया गया मेरे माँ बाप की तरफ से वो यहाँ चैलेंज हो गया। अब उनके माँ बाप ने जितनी भी मेहनत की थी वो मेरे कैसे काम आई कि वो करेज मुझे मिल गई कि फिर मैंने कहा मैं भी नहीं साइन करा भाई, क्योंकि फ्रॉड तो फ्रॉड है, चाहे जो मर्जी कर रहा हो इधर, चाहे CEO हो या चाहे CT हो। दिस इज वे रोल मॉडल्स क्रिएट दैट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हम सबके सामने होते हैं। साहिल, हमारे जो रोल मॉडल्स जो है ना वो कहीं में फिजिकली चाहिए होता है। साहिल, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो कौन हैं? अभी आपको जैसे पता है कि बड़ा मसला है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं, शायद ओवरऑल ही है। टिकटॉकर जैसी जो एप्लीकेशंस हैं या जो सोशल मीडिया जो मशहूर पर्सनालिटीज हैं, हमारे बच्चों के वो आइडियल हैं, पेरेंट्स का इस पे भी कंसर्न है। इसके लिए भी अगर कोई टिप या कोई बात आप शेयर करना चाहें, लास्ट कमेंट लूंगी आपसे मैं इस पर साहिल, क्विकली। देखिए मैं आपको बहुत आसान से फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो बच्चे जितना टिकटॉक देख रहे हैं ना उससे कई ज्यादा वही वाली वल्गैरिटी माँ बाप GOARY पे देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देखते हैं, टॉक शोज में गाली गलौज चल रहा होता है, वही ड्रामे वही वाली फिल्मों में तकरीबन टिकटॉक के बड़े वर्जन को ड्रामा मूवी कहते हैं हम। जब अम्मा शाहरुख खान की फैन होगी ना तो बेटा फिर मोहल्ले में कटरीना कैफ ही ढूंढेगा ना जाके। ऐसे नहीं होता कि बच्चा मुफ्त में टिकटॉक का फैन बन जाए। वी आर creating replicas of our own selves in our children। फिर कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं। सीरत नबी की किताब टेबल पे पड़ी होती है, सामने हॉलीवुड की फिल्म लगी हुई होती है, 3 घंटे की इतनी जबरदस्त करोड़ों डॉलर की लगी हुई हॉलीवुड फिल्म वो छेड़ देगा, और एक माँ बाप जिनको कहानी सुनानी नहीं आती वो डॉक्यूमेंट्री की तरह सीरा सुनाएंगे, तो बच्चे ने तो नहीं फिर रोल मॉडलिंग करनी ना, बच्चे ने देखना है कि मॉडल कौन सी है, रोल मॉडल। हम हमेशा बेचारे बच्चों पर तो तनकीद कर देते हैं कि हाय देखो मेरा बेटा कार्टून एडिक्टिव है और वो टिकटॉक वीडियोस बना रहा है, लेकिन उसके पीछे पस मंजर में हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो कॉपी कर रहा है अपने वालिदैन को, पेरेंट्स को भी। तो सबसे पहले अगर हम अपने बिहेवियर, अपनी ज़ात को ठीक कर लेंगे तो मेरे ख्याल से जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली वो खुद से बेहतर हो जाएगा। साहिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ ही हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जोंग लाया 150 रुपए की सुप्रीम बचत विद मंथली सुप्रीम ऑफर। अब पाएं 12 GB डेटा, 300
वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। और क्या टॉपिक हमारी टीम ले आई है, और ऐसा लग रहा है कि ये हम सबका ही मसला है और यकीनी तौर पर होगा जब दिन भर की कामकाज के बाद, थकन के बाद आप अपने जब बेड पर जाते हैं या अपने रूम में जाते हैं तो थकन का एहसास तो होता ही है, मेंटली भी होता है और फिजिकली भी होता है। तो ऐसे में एक कैफियत बड़ी आम है और वो ये कि आपके पैरों में और ये जो टांग वाली जगह है यहाँ पर आपको जलन या गर्माहट महसूस होना या थकावट का महसूस होना, बेचैनी का एहसास होना और फिर उसके बायस रात की नींद का भी उड़ जाना बड़ा कॉमन है। और मैं अभी ब्रेक में ही बात कर रही थी कि ये ख़वातीन में जो कैफियत है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अक्सर नींद के मसाइल भी आपने देखा होगा कि ख़वातीन ज़्यादा उसका शिकार देती हैं। तो जनाब हम ज़्यादा इसके ऊपर मैं तमहीद नहीं बांधूंगी, सीधा जो है अपने गेस्ट को अनाउंस करूंगी। हकीम सलीमी साहब जनाब हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ तिब, और वेलकम टू द शो जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा हकीम साहब सबसे पहले बताएगा कि ये जो हाथ में, पाँव में, टांग में जलन का मामला है ये क्यों हो जाता है? बहुत शुक्रिया। एक तो ये एक इतना कॉमन मसला है हमारे पास। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले एक माँ अपने छोटे बच्चे के लिए आई कि जी मेरा बच्चा रात को, सर्दियों का मौसम में ख़ास तौर पर सर्दियों में ही बड़ी मसाइल, यख सर्दियाँ पड़ रही हैं और बच्चा रज़ाई के बगैर सो रहा है, तो उसके पाँव में जलन होती है, वह सेक निकलता है। तो इस तरह के मसाइल हर उम्र के लोगों में हैं और लोग इससे बहुत लाइट लेते हैं। हाँ। ये लाइट लेने वाला मसला नहीं है। अच्छा। हाँ जी, इसके अक्सर लोगों को लगता है कि हम एग्जॉस्ट हो गए, दिन भर के बाद थकावट है इसलिए पैर में से जो है, पाँव में से हीट निकल रही है। देखिए इसमें हमें ज़रा के 365 दिन तो एग्जॉस्ट नहीं होते ना, इसमें आपने कभी रेस्ट भी किया है। एक जनरल सा फार्मूला है कि अगर आपने 6 से 8 घंटे नींद ली है और सुबह फिर थके से हैं तो फिर आपको फिक्र करनी चाहिए कि आपके क्यों नहीं इजी हुए। इसी तरह जब आपके हाथ पाँव में सेक या इसे जलन कहते हैं, जलते हुए महसूस हों और वो 2-4 दिन में ठीक ना हो रहा हो मसला, तो फिर इसको कंसीडर करना चाहिए। अच्छा। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आजकल अगर हम कॉमन मसला देखें तो अगर वन लाइनर मुझसे कोई पूछता है, मैं कहता हूँ एक तो तेजाबियत जिन लोगों को रहती है ना, चूँकि हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया हुआ है, जंक फूड वगैरह का मामलात, और फिर ख़ास तौर पर जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर सफाई के 3 प्लांट लगे हुए हैं। अच्छा। ठीक है। एक हमारा फेफड़े हैं जो हवा को साफ करते हैं। ठीक है। एक हमारा जिगर है जो बहुत सारी हमारी ग़िज़ा से टॉक्सिन्स बनते हैं उसको वो साफ करता रहता है। एक गुर्दे हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो ये, और एक स्किन भी है, चौथा भी एक है कि जो उस पसीने के जरिए भी हमारे जो जहरीले मादे हैं या फासद मादे हैं उसको निकालता रहता है। ये जो हमारा निज़ाम है अगर ये सही काम ना कर रहा हो तो फिर इस किस्म के इम्पैक्ट बॉडी पे नजर आते हैं। एक तो मैंने बताया तजाबियत टॉप पे है, फिर गुर्दों के मसाइल। अच्छा। जिन लोगों के गुर्दे का मसला हो और उनका यूरिक एसिड बढ़ जाए, उनका यूरिया और क्रेटिनिन ये एंजाइम्स होते हैं गुर्दे में, जिनके गुर्दे खराब हो, गुर्दों की हिस्ट्री के लोगों में अगर ये मसला हो तो उनको बहुत सीरियस कंसीडर करना चाहिए कि उनमें कोई ऐसा एंजाइम वगैरह ज़्यादा तो नहीं हो गए होंगे। तीसरा एक चीज़ जो मैं अक्सर मौलजीन को भी इग्नोर करते हुए देखता हूँ कि भैया वो है हमारा थायराइड। ऐसे लोगों को अगर ये जो हम चीज़ें कॉमन तेजाबियत, गुर्दे के मसाइल और असाबी कमज़ोरी वगैरह नहीं है ना, उन्हें अपना थायरॉक्सिन का जो थायराइड, लेकिन नंबर 1 आपने बताया जो मोस्ट कॉमन है जो यंगस्टर्स में है वो तेजाबियत है, उनको जरूर कैटर करना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, क्या ये कहना दुरुस्त है कि फिर ये पाँव की जलन, हाथों की जलन, बेचैनी का हो जाना, नींद का आना, ये सब कुछ फिर कनेक्टेड है आपस में? जी जी बिल्कुल। ये आप ना इजी नहीं, देखिए आपने सोए और आप ऊपर, सर्दियों में खास तौर मैंने देखा है, गर्मियों में भी मामला है मगर सर्दियों में बहुत ज़्यादा देखने में है कि जब सारे लिहाफ लेकर सो रहे हैं तो वो अपने पाँव लिहाफ से बाहर निकाल के सो रहे हैं। ठीक है, ये अक्सर देखते हैं, बहुत कॉमन है और तकरीबन हर घर में एक आध बंदे के साथ मसला चल रहा होता है। अच्छा, हम उसे ईजी ले रहे हैं, कोई बात नहीं, मजबूरी सर्दी लगती ही नहीं है जी, मेरे पाँव में जलन होती है जी, सेक निकलता है जी, वो लिहाफ से बाहर निकाल लेते हैं। उनको कंसीडर करना चाहिए, उनको अपनी डाइट की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अगर वो सही या कोई ऐसा शख्स होगा जो एसी में सब लोग ठिठर रहे होंगे तो एक शख्स को गर्मी लग रही होगी, तो ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। अच्छा। ये उन्हें, मैंने जिसने कहा ना कि थायराइड ग्लैंड का सही काम ना करना, हाइपरथायराइडिज्म जिसे कहते हैं, वो एक रीजन हो सकती है इसकी। ठीक है, असाबी कमजोरी इसकी रीजन हो सकती है, खून की कमी एक रीजन हो सकती है। तो इनके मुख्तलिफ इसके असबाब हैं।
तो अगर किसको अगर ये मामला हुआ है और वो 2-4 दिन में ठीक नहीं हुआ तो मुआलिज से रब्ता करके इसको प्रॉपर डायग्नोज करना अच्छा चाहिए। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो कोई हर्बल भी मैं चाहूँगी अगर आप कोई टिप दे सकें, या जो लोग इसका शिकार हैं, क्योंकि बड़ा पेनफुल हो जाता है अगर आप हर वक्त थकन और जलन महसूस कर रहे हैं पाँव में, हाथों में, तो क्या फिर करना है? जब ये सबसे पहली बात तो करनी चाहिए कि अपनी जो डाइट है ना उस पर तो नंबर 1 देखिए, उसमें जंक फूड और ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जो ये सारे एसिडिटी बढ़ाते हैं चीज़ें। अच्छा, इनको जिनको ये खास तौर पर मसला है वो कुछ अरसे के लिए इनको भूल जाएं, स्पेशली वो लोग जो रात के 10 बजे चाय का कप पी रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ये जो बाजारी खाने ज्यादा स्पाइसी फैट वाली चीज़ ज्यादा खाने वाले आदि हैं उनको ये अवॉइड करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ऐसे लोगों को निस्बतन ज्यादा, आगे विंटर्स आ रहे हैं, पानी का इस्तेमाल वैसे भी जरा कम हो जाएगा तो ख्याल रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मैं इनके लिए एक हल बताया करता हूँ। आप डेली जरूरत के अलावा दिन में सुबह दोपहर शाम एक गिलास दवाई की तरह पी लें, उनका ये कमी पूरी होती रहेगी। क्योंकि हम पानी मुख्तलिफ शेप में ले रहे होते हैं ना, हम खाना भी खाते हैं, सालन के साथ भी पानी है और दूध भी पी रहे हैं, चाहे मुख्तलिफ चीज़ें हम यूज़ करें तो पानी तो कहीं ना कहीं जा रहा होता है। ऐसे लोग 3 गिलास एक्स्ट्रा दवा के तौर पर यूज़ कर लिया करें दिन में, तो उनका ये मसला हल हो जाएगा। अगर जहाँ तक आप अगर कोई मेडिसिन की, तो मैं आपको पता है कि मैं तो किचन की मेडिसिन बताने का आदी हूँ। आम लोग अपने किचन में जाएं, सबसे बेस्ट वही है हकीम साहब। सौंफ किचन में मौजूद होती है, बिल्कुल, और खुश्क धनिया, ठीक है, खुश्क धनिया, दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम दोनों चीज़ें लेनी है, और 100 ग्राम कूजा मिश्री, ठीक है, कूजा मिश्री ना और चीनी भी मिला सकते हैं, ठीक है, बेस्ट है कि कूजा मिश्री लें 100 ग्राम, यानी कि दोनों सौंफ और धनिया जिसे हम तिब में कशनीज कहते हैं, सही, ये 50-50 ग्राम लें और 100 ग्राम कूजा मिश्री लें, ठीक, इनको पाउडर करके रख लें, ठीक है, 1 टीस्पून पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, सुबह और शाम 2 टाइम खाने से पहले, जबरदस्त, ये इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन आपके तेजाबियत को भी ख़त्म करेगा, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन का जो अमल है, लीवर का जो फंक्शन है उसको ठीक करेगा, गुर्दे को सपोर्ट करेगा, और आपकी और जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, ठीक है, और आपकी हत्ता के ये आपकी आई साइट और ब्रेन के लिए ठीक है। हकीम साहब, ब्रेक में जो हम जिक्र कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो बहुत सारे लोगों का मसला है, तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये जब ये बेचैनी का हम शिकार होते हैं, थकावट का, पाँव की जलन का शिकार होते हैं, तो हमें रात की नींद नहीं आती है, और जब रात को नींद नहीं आती तो जैसा कि आपने बोला कि जंक फूड नहीं खाना, तो फिर जब नींद नहीं आएगी तो जंक फूड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो कोई ऐसा टोटका हल टिप बता दें कि रात को नींद आ जाए ताकि इन मसाइल से छुटकारा हासिल हो सके। इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ एज ग्रुप के लिए मुख्तलिफ मामला, ठीक है। अगर हम छोटे बच्चों में बात करें जिनको रात को हम देखते हैं कि वो बेचैन होते हैं, टांगे वो मार रहे होते हैं, और वो थोड़ा सा उसकी वालदा या दबाए तो वो फिर सुकून करते हैं, वो बच्चे खून की कमी का शिकार होते हैं। उनको खून की कमी की दूर करने के लिए तवज्जो करनी चाहिए। ठीक है। बड़ी उम्र के जो लोग हैं ख़ास तौर पर देखा गया है कि उनमें तेजाबियत और असाबी कमज़ोरी का मसला होता है। अच्छा। उनको उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। आजकल हमारी ज़्यादातर जो पैटर्न और लाइफस्टाइल हो गया है, हम दोनों इंतहाओं पर हैं। हम जब फैट कॉन्शियस होते हैं तो बिल्कुल अपनी डाइट से फैट को निकाल देते हैं। उससे भी एक मैटर जो हमारी तिब की तरह से खुश्की का भी एक एलिमेंट है, और उस वजह से भी आपकी नींद और बेचैनी का मामला आता है। ठीक है। ऐसे लोगों को जो बड़ी उम्र के लोग हैं या बुजुर्ग और आप समझ लें कि 25-30 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, 25-30 साल के लोगों को बुजुर्ग तो ना कहें। नहीं, वो बुजुर्ग तो आपने कहा, मैं तो उनको जवान कहने वाला था, जो उनको यंग कहने वाला था। तो उसके लिए दूध, ठीक है, 1 कप, और उसमें मलाई उतार दें। मलाई उतार लें। उसमें 1 चम्मच बादाम रोगन मिलाकर ये शाम के बाद पी लिया करें 1 कप। अब हकीम साहब ये बड़ी बातें सुनते रहते हैं ना हम लोग, बादाम रोगन, अब कौन जाए, कौन बादाम निकलवाए उसका तेल, बाजार वाले उठा लेते हैं, चलो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। वो भी क्या उतने इफेक्टिव हैं? देखिए, आप तो ना रेगुलेटरी मामला इतनी अच्छी कंपनी का लें, हाँ, तो एतमाद करने के अलावा हमारे पास चारे कोई नहीं है। और इंशाल्लाह अच्छी कंपनी, पाकिस्तान में बहुत अच्छी कंपनियां चीज़ें तैयार कर रही हैं, हमें एतमाद करना चाहिए अपनी पाकिस्तानी कंपनियों पर भी, और मैं ये बिलीव करता हूँ। वैसे तो बादाम रोगन निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अब सोहल हो गए हैं, तो वो अच्छी कंपनी का बादाम रोगन ले 1 चम्मच सिर्फ छोटा दूध में मिलाकर 10-15 दिन लगातार कर लें, इंशाल्लाह नींद का मसला भी हल होगा, उनकी जो बेचैनी और थकावट के मामला है वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और खाने के बाद जाहिर वक्फा लेकर। अच्छा जी हकीम साहब,
सब एक बड़ी आम सा टोटका हम सुनते आए हैं और अम्मियाँ बताती भी रही हैं कि भाई पैरों में थकावट है, पैरों में जलन है, भाई पानी को गर्म करके उसमें नमक डाल के पाँव रख के बैठ जाओ, हर तरह की थकावट, दर्द, बेचैनी से छुटकारा मिल जाएगा। इज इट इफेक्टिव? जो थकावट की वजह से होता है ना, वो ठीक है, मैटर हो जाएगा। लेकिन जो आपने बताया कि थायराइड है और वही कह लो कि अगर नॉर्मल तरीकों से आपने रेस्ट कर लिया और वो ठीक नहीं हुआ, आपने सुकून किया तो ऐसे छोटे मोटे टोटके किए और ठीक नहीं हुआ ना, फिर कंसीडर करना चाहिए ऐसे मामलात को, ठीक है ना। तो इसलिए ये अच्छी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करके हैं, बहुत वॉक की है, थके हुए हैं, तो उसके लिए बेहतरीन है कि आपको क्या कहते हैं टकोर हो जाती है और आपको रिलैक्स कर जाते हैं, आपके असाब भी सुकून में आते हैं, ये अच्छा है। मगर ये अगर आप रेगुलर कर रहे हैं और नहीं फर्क पड़ रहा तो फिर आपको अच्छा हकीम साहब, आपने जिक्र किया कि अगर असाबी कमजोरी भी है तब भी पाँव और हाथ की जलन होती, तो ये किस तरह की असाबी कमजोरी होती है और इसके लिए फिर क्या करना है? असाब देखिए, असाब हमारे पूरी जिस्म में एक जाल फैला हुआ है और हमारे हर जो ऑर्गन है उस वहाँ पे असाब का मौजूद होना ज़रूरी होता है। हमारी जो हिस्स होती है ये असाब ही महसूस करती है। असाब का सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी होता है। एक तो एजिंग फैक्टर, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें ज़्यादा मसला होता है, बेचैनी का, रात को नींद नहीं आती, खुश्की का मामलात होते हैं, उनमें जो असाब है वो एजिंग फैक्टर की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरी नंबर के लोग, वो लोग जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती है, ग़िज़ा तो ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मगर ग़िज़ाई एलिमेंट पूरे नहीं कर रहे हैं, जो एक जिसे हम आम लफ्ज़ में मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। कोई गोश्त खा रहे तो गोश्त खाते चले जा रहे हैं, उनमें विटामिन और मिनरल ख़त्म है, वो ना सब्ज़ी ले रहे हैं ना फल ले रहे हैं। कई से पूछते हैं तो दूध पीते हैं, कहते हैं जी 20 साल पहले पिया था। ऐसी चीज़ें मैंने वो मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल। तो हकीम साहब, असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जिस तरह आपने बताया कि किचन से आप बताते हैं हल, तो वो हमें किचन से क्या मदद मिलेगी अगर हमने असाबी कमजोरी को दूर कर? देखिए, इसमें ना मैं आपको बेस्ट बताऊं कि रात को बादाम की जो गिरियां, मगज बादाम रात को 5 अदद या एक मुट्ठी जो सुनते हैं हम, 5 या 7 भिगो के रख दें, ठीक है। अगर वो किसी मट्टी के कटोरी में हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और सुबह उसका छिलका उतार लें, ठीक है। उसके साथ 11 दाने किशमिश के, अच्छा किशमिश, ठीक है, वो खाएं। 1 चम्मच शहद, ठीक है, ठीक है। बादाम से छिलका उतार लें, ठीक है, भिगो के रख दें, भिगो के छिलका उतार लें, वो बादाम खाएं। 11 दाने किशमिश के, 1 चम्मच शहद, ये असाबी कमजोरी को दूर करने का। साथ सुबह अगर नीम गर्म दूध पी लें तो ये बेहतरीन टॉनिक है, आपके कई सारे एक प्रॉपर स्नैक भी है बल्कि ये। हकीम साहब, थैंक यू सो मच। वैसे तो बहुत सारी बातें आपसे जाननी थी, लेकिन चूंकि आपको पता है कि टाइम के लिए हम बहुत बाउंड होते हैं, मगर स्टिल हमने कोशिश की कि आज़म इमरान खान इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं और वो इजहार ख्याल करेंगे, और इसी तरह से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के कासिम खान सूरी भी तकरीब में मौजूद